नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और पहले हम स्वागत करते हैं भाऊ तोरसेकर जी का। बहुत दिनों बाद भाऊ आए हैं, तो भाऊ का बहुत बहुत स्वागत है। और इस दौरान बहुत सारा पानी इस देश की नदियों में बह गया, राजनीति भी कहीं की कहीं चली गई है। अभी लोग पंजाब पर चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब में फिर कांग्रेस टूट रही है। लोग भाऊ के गृह राज्य की बात कर रहे हैं कि अब खुद से चली जाएगी। हम लोग देख रहे हैं शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद वो किस तरफ जाएंगे। कुछ लोग उसमें से बीजेपी की तरफ निकल लेंगे, एकनाथ शिंदे की तरफ निकल लेंगे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस में चले जाए। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो किस तरह से जो राजेंद्र पाल गौतम, जिसको कांग्रेस ने अपना प्रभारी बनाया है, वो आते ही सबसे पहले मायावती से मिलना चाहते हैं। और जब वो नहीं मिलती है तो वो अखिलेश से बराबर की सीट मांगते हैं। यानी कुल मिला के ये विपक्ष का हाल दिख रहा है जो आने वाले समय का होगा। दूसरा, इस समय सेशन आने जा रहा है, उसकी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी और शाह की एक पूरी रणनीति की तैयारी है। 20 जुलाई से सैंक्शन हो चुका है और मई तक, अगस्त तक ये सेशन चलेगा। तो इसमें काफी कुछ होने है। तो हम लोग भाऊ से शुरू करते हैं कि भाऊ, आने वाले समय का क्या परिलक्ष्य दिख रहा है? क्या हम लोग ये देखेंगे कि जुलाई के अंदर कुछ बड़ा होगा, चाहे वो संसद में हो चाहे वो सड़कों पे? जी भाऊ, आपका बहुत बहुत नहीं, बड़ा ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने तय किया है। और जो बंगाल और तमिलनाडु वगैरह के चुनाव के बीच में उन्होंने महिला और परिसीमन ऐसे 2 सब्जेक्ट लाए थे, उस पर वो डटे हुए हैं, वो तो लाने वाले हैं। उसके लिए जुगाड़ चल रहा है। और मेरी जो जानकारी है तो वो जुगाड़ हो गया है। 2/3 मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा में लेकर वो बिल पारित करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उसकी इस सेशन में होगा, मानसून सेशन में या तो आगे जाएगा, लेकिन उसके लिए पहली कुछ ट्रायल हो जाएगी। मैं मानता हूं कुछ ट्रायल होने वाली है और ट्रायल के 2-3 बिल आ जाएंगे जिसमें वोटिंग मांगा जाएगा और वोटिंग पर जो आंकड़े आ जाएंगे उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो परिसीमन वाला, महिला नारी वंदना वगैरह जो है वो बाद में आएंगे। शुरू में ट्रायल के 2-3 बिल आने वाले हैं। और जो कुछ ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से सरकार चलाऊंगा वगैरह घोषणा की थी ना, उसको प्रतिबिंबित करने के लिए 30 दिन से ज्यादा अगर कोई जेल जाएगा या उसका प्रावधान 30 दिन का है तो ऑटोमेटिकली उसका रेसिग्नेशन माना जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान कानून में लाया जा रहा। और मुझे लगता है कि उससे शुरुआत होगी। इस पर अपोजिशन और सरकार की ताकत सामने आ जाएगी। और वो ताकत सामने आ जाएगी, उसके बाद ये बड़े बिल जो है वो बाद में आएंगे। बाकी ये जो राज्यों में चल रहा है वो ठीक है, उसमें तोड़ फोड़ जो चल रही है उसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि सबको डरा कर इन्होंने रखा है। जब चाहिए तब लोग बाहर आ जाएंगे, वोट करेंगे, अपनी अपनी पार्टी में रहकर भी वोट करेंगे। शायद कांग्रेस के भी कुछ एमपी हो गए, वो बगावत करेंगे। अखिलेश के कुछ एमपी बगावत करेंगे। बगावत का मतलब वोटिंग ओपनली करेंगे। एक्शन लेना है तो कांग्रेस ले ले, अखिलेश ले ले, क्योंकि अब सारा नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसकी नजर 2029 पर लगी है। तो 2029 में जिस पार्टियों का कोई भविष्य है वहां लोग टिके रहेंगे। और जिनको लग रहा है कि भाई अपनी पार्टी में भविष्य नहीं है, वो बाकी रास्ते ढूंढने का प्रयास शुरू कर देंगे। और इस ढंग से पॉलिटिक्स चलने वाली है। जो 2024 के बाद 240 पर बीजेपी अटक गई और नीतीश और नायडू, इनका बैसाखी की बात चल रही थी, वो सब भूल गए। अभी हर कोई अपना वजूद बचाने में लगा है। और शायद यहां तक है कि कुछ लोगों ने तो, कुछ छोटी पार्टियों ने तो रिक्वेस्ट की है कि भाई हमको तोड़ो मत, हम में से ओपनली हम
खुला आश्वासन देते कि हम सपोर्ट में आ जाएंगे। तो जो बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वो दिखाने के लिए था, डराने के लिए था, और पर्याप्त मात्रा में अगर बाकी छोटी पार्टियां डर गई है तो उनको उसका अभी तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात बता दूं कि मुझे नहीं लगता और कोई किसी राज्य की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी फोड़ी जाएगी, तोड़ी जाएगी, होना है। अब बात अपने महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं है। उनमें बैठे पहले से ही तैयार है कि हम एनडीए के साथ जाना है, अगर नहीं जाते तो गुडविल क्रिएट करने के लिए वो जो बिल एनडीए लाएगी उस तरफ से खड़े हो जाएंगे। तो वो बात नहीं है तोड़ने फोड़ने, क्योंकि एक बात है, ये सेशन का अब 1-1.5 महीना जो चलेगा उसके लिए वो काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है इसके लिए बीजेपी डट जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो होगा उसी आधार पर 2029 के चुनाव आने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद माहौल पैदा हो गया, वो पूरे पंजाब को भी लपेटे में लेने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। जी, आवाज। एक बड़ी बात भाऊ इस समय जो चल रही है वो ये है कि हम लोग एक बड़ा स्टॉर्म देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कि वो जो है राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, और उसके लिए समाजवादी पार्टी ये चाह रही है कि वो अपने चढ़ावा चोरी को अपने मैनिफेस्टो में लाएगी, कि हम जब आएंगे तो चढ़ावा चोरी के वहां तक जाएंगे जो आखिरी वो है। और केजरीवाल भी पहुंच के नमस्कार कराया, माथा टेकाया, क्योंकि जिस तरह की अब जांच की दिशा भी जा रही है, सब चीजें, वो चोरी तो हुई है, चोरी तो बहुत मोटे तौर पर हुई है। एक गृह सचिव है, वो भी, उनकी भी बाकायदा सोने जड़ी रामायण उन्होंने, बेचारों ने अपनी पूरी ताकत से जितना भी पैसा था सब लगा के उन्होंने उसको बनाया, लेकिन वो उसका पता नहीं चल रहा। तो आप इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं या नहीं देखते? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, वो चढ़ावा चोरी, दान चोरी वगैरह मामला, अयोध्या का मामला, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा। और इसका कारण समझ लो कि जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, वो जो कुछ तय करते हैं उसके आधार पर लोग अपना वोट नहीं बनाते, ना अपना वोट देते हैं। लोग आस्था रखते हैं, और आस्था का मतलब अगर आपको समझ में आए तो आस्था के आधार पर चुनाव कितने जा सकते हैं। एक मुझे बताओ कि बाबरी मस्जिद तोड़ी जाने के बाद बीजेपी क्यों हारी थी? अगर आस्था का ही मामला है तो बाबरी तोड़ी गई और उसके बाद बीजेपी अगला चुनाव हार गई। क्यों हार गई? इसका मतलब है कि वोटों पर आस्था का परिणाम नहीं होता। हाँ, आस्था से लोगों के मन प्रभावित होते हैं, लेकिन मन पर होने वाला प्रभाव आस्था, भावना और अनुभव, इसके आधार पर लोगों का वोट बनता है। पिछले 10 साल में योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो एक प्रतिमा बनाई है, वो हमें यहां जरूरी है समझना कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, तो वो है कानून व्यवस्था। जिस ढंग से उन्होंने कठोरता से 10 साल शासन चलाया है, उसके बाद लोग अनुभव करते हैं कि भाई हम ये सरकार डुबा देंगे। क्यों? चढ़ावा चोरी हो गई। 70 साल में, 80 साल में इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो गए। उस भ्रष्टाचार में कितनी सरकारें गिर गई है, कौन चुनाव हारा है? 2014 में जो मोदी जी जीत गए और यूपीए हार गई, मनमोहन सिंह हार गए, कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो गई, तो क्या भ्रष्टाचार के कारण हुई थी? मैं नहीं मानता। हाँ, एक बात थे, इनकी सरकार से लोग तंग आ चुके थे। भ्रष्टाचार के तो मामले एक के बाद एक आ रहे थे, 2G, कॉमनवेल्थ वगैरह वगैरह बहुत सारे थे,
लेकिन लोगों के सामने विकल्प नहीं था। मोदी जी विकल्प बनकर आए। आप मुझे बोलिए, आज जो यूपी की स्थिति है, जो माहौल है, उसमें क्या अखिलेश विकल्प है? आम लोगों को लगता है कि अखिलेश विकल्प है? इसी अखिलेश के या उसके पहले उनके पिताजी के राज में जो गुंडागर्दी आम हो गई थी, आम हो गई थी, क्या लोग वो अनुभव फिर करना चाहते? मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार में लालू की सरकार जाकर 20 साल का समय हो गया, 20 साल। 2005 में सरकार बदली, लेकिन आज भी यानी एक जनरेशन आगे आ गई। जो लोग 2005 में जिनका जन्म हुआ था, वो 2026 में वोटर हो चुके थे। फिर भी जंगल राज ये एक शब्द ने तेजस्वी यादव की बुरी हालत कर दी। कोई नीतीश ने कोई बड़ी नई बात की ऐसा नहीं है, फिर भी तेजस्वी आएगा तो फिर वो जंगल राज आएगा, ये मोदी जी हर मीटिंग में बोलते थे। दूसरी बात थी कि तेजस्वी के कोई लाडले फोक सॉन्ग वाले हैं, उन्होंने भी बोला भैया का सरकार आएगा तो घर से उठाएंगे वगैरह वगैरह बात चली थी, याद होगा आपको। उसकी बड़ी बड़ी कीमत तेजस्वी को चुकानी पड़ी है। तो मैं मानता हूं कि अखिलेश की ये सबसे बड़ी गलती है कि वो चढ़ावे पर ज्यादा बोल रहा है। बात निकलते हैं आप तो बात बहुत दूर तक जाती है, ऐसे हिंदी में ही कहा जाता है। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। अब बात दूर तक कहां तक जाएगी? कार सेवकों पर गोली चलाई वहां तक जाएगी, गोमती के पात्र में खून की नदियां बही वहां तक जाएगी। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? आपको याद होगा कि राम गोपाल यादव ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, तुमने गिराई होगी मस्जिद, लेकिन हमारे लिए आज भी वहां मस्जिद है। अगर आज भी वहां मस्जिद है तो भैया चढ़ावा कहां से आ गया? कौन सी चोरी की बात कर रहे हो? आस्था जो है, वो आस्था का मतलब क्या होता है ये जिनको मालूम नहीं, वो जोर शोर से चोरी चोरी का सजा क्या क्या बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। आप आस्था की कब बात करने लगे? तो मैंने उस पर एक वीडियो डाला है हिंदी में, उस पर मैंने हेडिंग लिखा है कि कुछ लोग हनुमान चालीसा कोट करने लगे और उसके आधार पर बहुत सारे विश्लेषक अनुमान चालीसा शुरू कर दिए। किसका प्रभाव क्या होगा, ऐसे माहौल बनता है। आपके अनुमान से माहौल नहीं बनता है, लोगों के अनुभव से लोग अपना वोट बनाते हैं, मत बनाते हैं और उसका जाकर दान करते हैं, उसको मतदान बोलते हैं। अरे चढ़ावा चोरी की बात हमारे उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। तो 2019 में लोगों ने आपको मतदान किया था, उस दान की चोरी करके आपने कांग्रेस के झोली में डाल दी। तो आप दान चोरी पर बोलेगा उद्धव ठाकरे? आप बोलिए मुझे, दान चोरी पर बोलने का उद्धव ठाकरे को अधिकार है क्या? आप बीजेपी के साथ सरकार बनाओगे, इसके लिए 1 करोड़ के आसपास लोगों ने शिवसेना को 2019 में वोट दिया था। आपने वो जो दान था, वो चढ़ावा था, वो चोरी कर कर शरद पवार के झोली में डाल दिया। उस चोरी का क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? उस चोरी के जो गुनाहगार है उनको पकड़कर आप लाओगे सामने? तो चोरी पर कौन बात कर रहा है? हिंदी में ही बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये अजीब बात हो गई। जो सिर्फ एनकाउंटर नहीं करता, सीधे बुलडोजर चलाता है, उसको सवाल पूछे जा रहे हैं। और पूछने वाला कौन है? पूछने वाला कौन? तो लोग इतने पागल नहीं, लोग समझते। देखो एक बात होती है कि आदित्यनाथ आने के बाद पर्टिकुलरली महिलाओं को इतनी सुरक्षा मिली है। क्या वो अखिलेश के जहन्नुम में जाना चाहेंगी
कि नहीं नहीं रामलला का दान चोरी नहीं होना चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई तो कोई बात नहीं। ऐसी सोच होती है कभी? ये ज्ञानी लोगों की सोच होगी। अनपढ़ लोग इसको इज्जत को सबसे बड़ी संपत्ति मानते। तो कोई महिला ऐसी नहीं होगी कि दान चोरी के कारण अखिलेश को सत्ता में लेकर आए। अरे तुम विकल्प नहीं हो, पहले वो सोचो। आपकी सरकार की याद आती है तो भी लोग डरते हैं। और अगर बिहार में जंगल राज की बात 20 साल बाद भी लोग नहीं भूले हैं, तो क्या 10 साल में अखिलेश की गुंडागर्दी, जंगल राज लोग भूल जाएंगे 10 साल में? कौन से बेवकूफ के जन्नत में ये लोग जी रहे हैं? तो ये बात है कि नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये तो बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अरे तुम क्या बाजार बना के बैठे हो, ये चीज महंगी पड़ेगी, ये सस्ती पड़ेगी? इतना आसान नहीं होता। देखो, गरीब से गरीब होता है ना, वो अनुभव के आधार पर चलता है। वो किताबों से ज्ञान नहीं लेता, वो अनुभव से ज्ञान लेता है। ये देश की जनता जो है, ये इतनी अनाड़ी उतनी ज्ञानी है। उनको समझ में आता था 2014 के बाद कांग्रेस रही तो अगले चुनाव तक भारत ही नहीं बचेगा, ये सरकार बदलनी चाहिए। उन्होंने मोदी को सत्ता पे लाकर बैठा दिया। समझो, वो हिंदुत्व के कारण नहीं है, हिंदुत्व एक छोटा फैक्टर है। मोदी की 2014 की जीत में एक छोटा फैक्टर हिंदुत्व है। बंगाल की कल परसों की जो जीत है बीजेपी की, उसमें हिंदुत्व एक छोटा फैक्टर है। ममता को हटाना बड़ा फैक्टर था। फिर भी ममता को 41% वोट मिले, इतने सब होने के बावजूद। और चढ़ा हुआ चोरी हो गया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, चलो गया आदित्य गया। कहां की बात कर रहे हो यार? 4 मई के बाद आसनसोल में 10 साल से बंद पड़ा एक मंदिर खुल गया। याद है ना आपको? 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं। 10 साल आसनसोल में वो मंदिर क्यों बंद था? मुस्लिमों को पसंद नहीं था कि हमारे इलाके में जो मार्केट है उसमें एक मंदिर है, वो वहां जाकर भजन करते हैं लोग, हमको पसंद नहीं, इसलिए ममता ने वो मंदिर बंद कर दिया था। तो ममता को वापस लाया लोगों ने, तो अखिलेश के क्यों लाएंगे मुझे बोलिए? बीजेपी में कोई साधु संत बैठा ऐसा मैं नहीं मानता। देखो, बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ के साथ बहुत सारा कचरा भी निकल कर आता है। कुछ समय के बाद कचरा नीचे बैठ जाता है, पानी साफ सुथरा हो जाता है। तो लोग अदानी लोग हैं, वो समझते हो, वो समय जाने देते। तो जो कुछ आज बवाल खड़ा कर दिया है वो हुआ नहीं ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, गुनाह हुआ है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी कौन करेगा ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं। और इसलिए अगर मंदिर चोरी का चढ़ावा का जो वगैरह बात है उस पर अगर न्याय करना है तो उसके लिए अखिलेश को लाने की जरूरत नहीं। पहले से बाबा बैठा है, वो किसी को छोड़ता नहीं। आतिक को मारता है, अंसारी को मारता है, तो विकास दुबे को भी मारता है। ये भूलो मत, ये भूलो मत कि उनका गुंडा है तो मारा। दुबे तो अपना है, हिंदू है, बाबा ने उसकी परवाह नहीं की है। अब बुद्धिजीवियों को ये पता नहीं चलता, अनाड़ी लोगों को समझता है। तो इसलिए जो वोटर है वो बहुत ज्ञानी हुआ है, मैं मानता हूं। और इसलिए ऐसे कुछ बातें सामने आती है उससे वो बहकता नहीं है। हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, हातचं सोडून पळत्याच्या पाठी, यानी जो हाथ में है वो छोड़ दो और जो भाग रहा है उसको पकड़ो। कभी देखा है सब ऐसा चेस अपने देखा है? हाँ, कि पुलिस के हाथ में एक चोर है उसको छोड़ देते हैं, वो बड़ा चोर है उसको पकड़ना है, इसको छोड़कर उसके पीछे भागो, होता है? हाँ, ये ज्ञानी कर सकता है, अनाड़ी नहीं कर सकता।
अनाड़ी को मालूम है वो तो बाद में मिलेगा, लेकिन वो है उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ज्ञानी है बोलेगा अरे ये तो छोटा है, इसको क्या पकड़ के बैठे हो, उसको बड़ा है उसको पकड़ना है। इसके लिए जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्टर बदलो, अखिलेश को लाओ। वाह, ये ज्ञान अनाड़ी लोगों के पास नहीं होता। उनको पता है जो हाथ में उसको तो नहीं छोड़ना है, उसको देखते हैं बाहर में जाएंगे, या पीछे से आने वालों को बोलेंगे जाओ उसका पीछा करो, उसको भी पकड़ो, मैं इसको नहीं छोड़ता। ये अनाड़ी लोगों को पता चलता है। जो यूनिवर्सिटी में बैठे ज्ञान देते हैं उनको ये समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पीछा भी कभी किया नहीं, ना किसी को पकड़ा हुआ या किसका पीछा किया वो देखा है। वो उन्होंने फिल्मों में देखा है, पीछा करो। वो इंस्पेक्टर होता है ना, जीप में बैठकर हाथ में डंडी लेकर बोलता है पीछा करो, ये देखा है। उनको पीछा करना उसका मालूम नहीं है कुछ। तो मैं मानता हूं कि वोटर को अगर समझना है तो उसके लेवल पर जाना जरूर। वो कैसे सोचता है, जो मराठी की कहावत मैंने बोली, वो हाथ में है वो छोड़कर सपनों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसकी भूख असली भूख होती है। हर दिन कमाना पड़ता है और खाना पड़ता है। करोड़ों रुपए बैंक में पड़ा है और 4 महीने का राशन जिसके घर में पड़ा है उसको चिंता नहीं होती, लेकिन जिसके हाथ में 2 दिन का खाना नहीं बचा होता ना, वो संभल संभल के खाता है। तो बोलते हैं, हिंदी में भी आप बोलते हो ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हाँ, तो यूपी वाला उतना अनाड़ी है। जी भाऊ, एक और सवाल के तौर पर हम लोग उस पर देखेंगे। आपने पंजाब को लेके भी एक बार बोला था कि वहां बीजेपी का एक मिशन हो सकता है, खेल हो सकता है। अभी हमने देखा चन्नी एकदम सीधे जाके टकरा गया। चन्नी भी राहुल का, वडिंग भी राहुल का, लेकिन चन्नी दलित मुख्यमंत्री बनने वाला, पहला दलित सिख बनने वाला। उससे पहले रामगढ़िया थे, ज्ञानी देल सिंह, वरना तो वहां जट सिख ही है, और जो लड़ाई है वो जट सिखों की है। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लान हो सकता है कि बीजेपी को 32% जो वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक है? क्या मतलब आपको लगता है, जब आपने कहा था कि अमित शाह जो है ये सब के मास्टर है, तो एक मास्टरी क्या हम पंजाब पे देख सकते हैं, मिशन पंजाब? जी जरूर देख सकते हैं। देखो, एक बात होती है कि हमको क्या करना है, जिसका फायदा मिलेगा, क्या इशू उठाना है, वो समझते। अब इन्होंने बोल दिया कि मैं 2 महीने के लिए पंजाब में डेरा डालकर बैठूंगा। तो अमित शाह बोलते, वो मजाक में नहीं बोलते, वो बड़ा सोच समझकर बोलते। अब पंजाब में जो सालों से चलता आया हुआ एक एनालिसिस है, उसके आधार पर जट सिख ये होता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, 32% दलित वोटर है, उसने कितने कन्वर्ट हो गए हैं, बहुत सारी चीजें मैं सुनता हूं। लेकिन ये भूलते हैं कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशा की बात थी। अकाली उसके माफिया माने गए, सुखविंदर सिंह वगैरह। तो उससे गुस्सा होकर कांग्रेस को सत्ता दी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर आम आदमी पार्टी को चांस दिया, नहीं हुआ। अब एक चांस बीजेपी को दिया जा सकता है। तो ये आप समझो कि अमित शाह जब बोल रहे हैं कि मैं 2 महीने के लिए डेरा डालकर बैठूंगा और ये नशा है वो पूरा खत्म कर दूंगा, अब ये नशा खत्म करने का जब बात करेंगे तब वो उसके साथ एक सप्लीमेंट जोड़ देंगे कि मैंने 6 साल पहले बता दिया था कि मैं नक्सलिट खत्म कर दूंगा। तो वो खत्म करके फिर यहां आया हो। अब इसके काट किसके पास है, मुझे बोलो। अगर ये इंसान बोलेगा कि 30 साल पुरानी नक्सलाइट बीमारी थी और अनेक राज्यों में फैली थी, वो मैंने साफ कर दी,
तो नशे की बात क्या कर रहे हो, वो तो मैं निपटा कर रहूंगा। तो विश्वास लोग किस पर करेंगे? अमित शाह पर करेंगे, अमित शाह पर करेंगे। और एक बात और है कि सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई है तो महिला होती है। घर बिगड़ता है, घर उजड़ जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसको होती है तो महिला को होती है। तो इस ढंग से अगर अमित शाह मैदान में उतर जाते हैं तो मानो आधे वोटर जो होते, क्या महिला जितनी होगी, समझो 40% है, 50% है, उनको ये सबसे बड़ी भेंट हो सकती है। एक बात वो है। और दूसरी बात, तो राहुल गांधी वगैरह मदद के लिए है ही ना, वो अपना खेल बिगाड़ेंगे अपने तरीके से। तो राहुल गांधी को अपना साथी समझकर ही अमित शाह अपनी रणनीति बनाते हैं। और अमित शाह से पहले ही राहुल गांधी ने काम शुरू कर दिया। अब जिसको तुमने ही चीफ मिनिस्टर बनाया था, अब उसको ही तुम बागी बना रहे हो। अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो कुछ नाटक हुआ था, उसकी क्या जरूरत थी? अच्छा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के लिए अमरिंदर सिंह था, उसकी पकड़ भी थी, बस उसको जीरो कर दिया। और अब चन्नी भी नहीं चाहिए। वो खेल बिगाड़ने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू लाया था। तो राहुल गांधी की ये जो कुशलता है, वो भी अपने फायदे के लिए कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये तो अमित शाह तय करते। मैंने आज ही एक हिंदी में वीडियो डाला है सुबह सुबह कि ये अमित शाह और मोदी की रणनीति ये है कि लड़ा के खत्म करो, खिलौने संभाल कर रखो। राहुल गांधी खिलौना है। बहुत सारे बीजेपी वालों को ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी पर इतने केसेस है, ये है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते, इनको जेल में क्यों नहीं डालते। अरे खिलौना क्यों जेल में डाले यार? खेल करना है तो खिलौना जरूरी है। ममता लड़ना चाहती है, उद्धव ठाकरे लड़ना चाहता है, अखिलेश लड़ना चाहता है, उनको खत्म करना है, लड़ा के नहीं चाहिए। सामने सामने खिलौने होते तो हमारा भी टाइम पास होता है। तो इसलिए पंजाब को अगर आप देखें, एक बात समझ लो कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेला शायद लड़ना पड़ा था और बीजेपी के वोट थे 4%। पिछले लोकसभा में वो उठकर 18% हुए। और जो सिचुएशन में देख रहा हूं, जो रणनीति पर अमित शाह काम कर रहे हैं, महिला, ड्रग्स वगैरह वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, इससे अगर 6-7-8% वोटिंग बढ़ जाता है तो तिकोनी चौकोनी लड़त होती है, तो उसमें बीजेपी सत्ता तक पहुंच सकती है। बंगाल रिपीट हो सकता है। तो ये जट सिख है, दलित सिख है या क्रिश्चियन कन्वर्टेड है, ये मामले अलग रखो, ये चुनाव में नहीं चलने वाले। ये सब जो उसका वो आप आधार बोलते हो, वो आउटडेटेड हो गए। अब नए तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, इसके आधार बदले। और इसलिए जट सिख कितने, जट सिख नेता है कि नहीं। अब ये चन्नी की बात आज मैं खबर देख रहा था, उसके साथ बैठे हुए तो सब जट सिख थे और ये तो दलित है। फिर जट सिख और दलित इकट्ठा कैसे हो गए? कांग्रेस के खिलाफ हो गए। तो इसलिए इनको काम में लगाया है अपने तरीके से। और महिला वोटर को कैच करने का सबसे बड़ा प्लान अमित शाह ने बनाया। और मुझे लगता है लॉ ऑर्डर और नशा यही डिसीजिव फैक्टर होगा पंजाब में। और उस पर बोनस की तरीके से मैं पंजाब से निकली हिंदुत्व की सुनामी देख रहा हूं। पंजाब में जो 40-50-60% कोई हिंदू है, तो उनको, उन पर जो बंगाल का प्रभाव होगा वो बीजेपी के लिए बोनस साबित होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हाँ पंजाब भी बीजेपी सरकार लाएगी, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर नशा और महिला ये रणनीति
और सामने वाले अलग अलग पार्टियों का बिखराव आम आदमी पार्टी का अंदर का मामला है, और सबसे बड़ी चर्चा कोई भी नहीं कर रहा है। उस मुद्दे का नाम संदीप पाठक है, राघव चड्ढा है। पिछले 15-20 दिन में जब से पंजाब की चर्चा शुरू हो गई है, आपने कहीं ये दो नाम सुने हैं, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, जिन्होंने पिछले चुनाव में आम आदमी को 93 पर लाकर रख दिया। उसका बेसिक प्लानिंग किसने किया था? चड्ढा और पाठक। समझे कुछ? इस पर चर्चा भी नहीं होगी, लेकिन ये तो काम में लगे। मेरे इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं ये बोल सकता हूं कि पिछले 10-12 दिन से ये जुट गए, बूथ लेवल पर कैसा ऑर्गेनाइजेशन उभारना है, खड़ा करना है। और ये आरएसएस और ये लोग मिलकर क्या करेंगे आप सोचो। आरएसएस की पूरी देश भर की फौज जितने चाहिए ले लो, कितनी कंपनियां चाहिए ले लो। जिसने पहली बार 5 साल पहले चुनाव में चमत्कार करके दिखाया, वो सेनानी यहां लाए, फौज तो हमारे पास है ही। और वो आम आदमी पार्टी से किस किस को तोड़ सकते हैं वो भी दिमाग में लाओ, तो आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर होते हुए दिखाई देगा। मैं मानता हूं कि संभावना दिखाई दे रही, लेकिन आज मैं छाती ठोक कर नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात है कि 18% जो लोकसभा में मिला है, उसके आधार पर जो पिछले 2 साल में बीजेपी ने काम किया है, उसके साथ साथ जो एसेट आ रहे, पाठक, चड्ढा और रणनीति, ये सब मिलाकर मुझे लगता है कि पंजाब भाजपा के लिए इम्पॉसिबल नहीं रहा। मैं इस अवसर देख रहा हूं। धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े, क्योंकि अब हम लोगों का इतना ही समय तक रखेंगे भाऊ के साथ बातचीत आज की, और फिर अगला सेशन का इंतजार करेंगे। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जब भी भाऊ का आपको देखना हो, भाऊ रोज वीडियो डालते हैं। अभी 1-2 दिन आपको इंतजार करना होगा, लेकिन प्रतिवाद पर हमेशा खिलौने और खेल के सारे नियम जो नए हैं वो सब आपको दिखते रहेंगे। तो आप जुड़े भाऊ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत